हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए अमेरिकी जंगलों में देखे गए बिगफुट्स की दो डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। पहली कहानी में एक लड़का अकेले जंगल में अपने कैबिन में गया था और वहां उसका सामना एक बहुत ही बड़े जानवर से हुआ। और दूसरी कहानी में एक फैमिली जंगल में छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन वहां उन पर एक बिगफुट ने हमला कर दिया। जैसे तैसे वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकले। दोनों ही कहानियां काफी डरावनी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों कहानियां पसंद आएंगी। और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में बताएं कि आप देश और दुनिया के किस गांव या शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं। आपके लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है और ऐसी ही और कहानियां लाने की मोटिवेशन मिलती है। मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपके लिए जंगलों की ऐसी ही खौफनाक कहानियां ढूंढ कर लाता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी कहानी मिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। पहाड़ों में हमारे परिवार का एक कैबिन है। उसका कुछ हिस्सा मेरे परदादा ने बनाया था और फिर दादा, पापा और अब मैंने। सालों में हमने उसे काफी बड़ा बना दिया है। वो पहले 2 कमरों का एक छोटा सा कैबिन था। अब वो एक 2 मंजिला 5 कमरों वाला कैबिन बन चुका है। सामने एक लकड़ी का बरामदा भी है। ऊपर की मंजिल में बेडरूम है जिसमें 2 बेड हैं। नीचे लिविंग रूम, किचन, बाथरूम और एक स्टडी रूम है। स्टडी रूम में एक पुरानी स्टील की टेबल है जो मेरे दादाजी ने रखी थी। उस कमरे में चारों तरफ बुक शेल्फ्स भरी हुई हैं। मैंने तय किया इस बार कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में कोई जॉब नहीं करूंगा, बल्कि उस कैबिन में ही रुकूंगा और प्रॉपर्टी की देखभाल करूंगा। हमारे पड़ोसियों ने बताया था कि उस इलाके में चोरी और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हुई हैं और डैड को चिंता थी कि कहीं कोई हमारे कैबिन में न घुस आए। तो मैंने पूरा प्लान बना लिया। पूरी समर वहीं रहूंगा, बिल्कुल अकेले। मैंने हमारी पुरानी कार में सामान भरा, खाना, जरूरी चीजें, एक राइफल, एक रिवॉल्वर और अपने डॉग को भी साथ में ले लिया। मेरा डॉग एक ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड है। उसका नाम रॉस्को है और वो एक बहुत बढ़िया साथी है। वहाँ की ड्राइव काफ़ी नॉर्मल थी और करीब 5 घंटों में मैं वहाँ पहुँच गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमेशा की तरह उस जंगल ने मेरा स्वागत किया। कुदरत की आवाज़ें और वो सुकून। पूरे समर में अकेले उनके बीच में रहने वाला था। इंसानों से बात सिर्फ तब होती थी जब मैं गैस या राशन के लिए पास के टाउन में जाता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। पहले दिन का बाकी हिस्सा मैंने सामान अनलोड करने में बिताया। जनरेटर चालू किया, लाइट्स ऑन की, थोड़ा सेटल हुआ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रात भी काफी शांति से बीती। अगले दिन मैंने कैबिन के आसपास की घास काटी, ट्रेल्स के किनारे उगे छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियां हटाई, डियर ब्लाइंड्स की सफाई की और छत के किनारों पर बने मधुमक्खियों के छत्ते भी निकाल दिए। लेकिन एक बात बहुत अजीब लगी। रॉस्को बार बार रुककर जंगल की तरफ देखने लगता था, जैसे कुछ देख रहा हो, लेकिन फिर कंधे झटकता और मेरी तरफ वापस दौड़कर आ जाता। वो पूंछ हिलाता हुआ और जीभ बाहर निकालकर मेरे पास आता था। मतलब वो परेशान नहीं था, बल्कि एंजॉय कर रहा था। मैंने सोलर पैनल्स की सफाई की, बैटरीज चेक की, ताकि सिर्फ एसी या टीवी के लिए ही जनरेटर चलाना पड़े। टीवी एक पुराना कंसोल टाइप का था, 60s के ज़माने का। उसका एंटीना भी अब कुछ नहीं पकड़ता था। अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, लेकिन उसमें मेरे बचपन वाला NES गेम कंसोल जुड़ा हुआ था। वो मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील दे रहा था। उस रात मैंने किचन में गैस स्टोव पर खाना बनाया। किचन विंडो से बाहर का व्यू भी देख रहा था। हमारे कैबिन के पीछे की तरफ कुछ मोशन लाइट्स लगी हुई थी। एक रैकून हमारे कैबिन के पीछे घूम रहा था और उसकी वजह से वो लाइट्स बार बार ट्रिगर हो रही थी। मैंने उसे देखा और खाना बनाता रहा। लिविंग रूम में बैठकर मैंने डिनर किया और फिर एक किताब पढ़ने लगा। तभी मैंने नोटिस किया कि लाइट्स थोड़ी धीमी हो रही हैं। शायद इन्वर्टर में कुछ गड़बड़ थी। सोलर पैनल शायद बैटरी ठीक से चार्ज नहीं कर पा रहे थे। मैंने सोचा आज जल्दी सो जाता हूँ, बैटरीज को बचाना जरूरी था। मैंने सभी लाइट्स बंद की और सोने चला गया।
अगले दिन मैंने ये पता करने की कोशिश की कि बैटरीज चार्ज क्यों नहीं हो रही, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। रॉस्को अब भी बार बार जंगल की ओर देख रहा था और हल्का सा करहा रहा था। मैंने बैटरी चार्जर को ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने फैसला किया, दिन में सोलर चलाऊंगा और रात में जनरेटर। फिर मैं प्रॉपर्टी की फेंस लाइन चेक करने जंगल में निकल गया। मैंने अपने पास दादाजी की रिवॉल्वर रखी हुई थी। उन्होंने उसे 60s में यूज किया था, जब वो पुलिस में थे। जंगल में सांप या जानवर मिलने का रिस्क होता है, इसलिए मैं रिवॉल्वर हमेशा अपने साथ रखता था। लेकिन रॉस्को, वो अब और ज्यादा बेचैन लग रहा था। वो मुझसे चिपक कर चल रहा था, बार बार जंगल की ओर देखकर गुर्रा रहा था। ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कुछ हिस्सों में फेंस टूटी हुई थी। मैंने वो जगह नोट कर ली और सोचा कि बाद में रिपेयर करूंगा। मेरे पास पूरा समय था, तो मुझे कोई जल्दी नहीं थी। तभी अचानक रॉस्को जोर जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा, जैसे उसके सामने कुछ हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और जोर से कहा, कौन है वहां? तभी रॉस्को भौंकते हुए पेड़ों की तरफ भागा और फिर मैंने देखा कुछ भारी चीज पेड़ों के बीच से भागी। रॉस्को उसका पीछा कर रहा था। मैंने उसका नाम चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। मुझे डर था कहीं उसका सामना किसी भालू से ना हो जाए। और तभी मुझे रॉस्को की चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए वापस मेरी तरफ आया। उसकी पूंछ उसकी टांगों में दबी हुई थी और वो डर के मारे कांप रहा था। और फिर मैंने एक दहाड़ सुनी। ऐसी आवाज जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। झाड़ियों में फिर से कुछ जोरदार हलचल हुई। मैंने अब तक नहीं देखा था कि रॉस्को क्या देख रहा था, और सच कहूं, उस वक्त मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैं कैबिन की तरफ भागा। रॉस्को मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैंने कैबिन में जाकर राइफल लोड की। मैं उसे सिर्फ भालू के लिए लाया था, वो भी तब अगर वो कैबिन में घुसने की कोशिश करे। मेरा इरादा कभी किसी जानवर को शूट करने का नहीं था। मैंने एक राउंड चैम्बर में डाला और मैगजीन फुल लोड कर ली। उस दिन मैं कैबिन से बाहर नहीं निकला, न कुछ अजीब देखा न कुछ सुना। धीरे धीरे मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। डिनर बनाया, रॉस्को को खाना दिया, खुद भी खाना खाया, थोड़ी और किताबें पढ़ी और फिर सोने चला गया। रिवॉल्वर अब मेरे तकिए के नीचे थी और राइफल बेड के पास दीवार के सहारे रखी थी। अगले दिन मैं फिर से फेंस लाइन चेक करने निकल पड़ा। इस बार मैं अपने साथ राइफल लेकर निकला था। इस बार रॉस्को पहले से भी ज्यादा बेचैन लग रहा था। उसकी पूंछ अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी। वो कांप रहा था और गुर्रा रहा था, लगातार जंगल की तरफ घूर रहा था। उसकी हरकतों ने मुझे भी बेचैन कर दिया था, लेकिन मुझे वहां कुछ भी अजीब दिखाई या सुनाई नहीं दिया। पक्षी चहचहा रहे थे, गिलहरियां अपनी रोज की तरह भाग दौड़ कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय रॉस्को के। मैं एक छोटे से नाले के पास की फेंस को देखने गया और तभी चीजें अजीब होने लगी। वहां जो बेरीज की झाड़ियां थीं, वो पूरी तरह से खाली थीं, जबकि उस मौसम में वहां हमेशा बेरीज होती थी। मुझे शक हुआ शायद वहां कोई भालू घूम रहा है, और शायद वो वही था जो कल हमें दिखा था। नाले के पास मिट्टी में अजीब से निशान भी बने हुए थे। वो ना तो हिरन के थे और ना ही किसी सूअर जैसे जानवर के थे। वो निशान बहुत बड़े थे और अजीब सी शेप के थे। मिट्टी इतनी ज्यादा उखड़ी हुई थी कि मैं ठीक से कोई प्रिंट नहीं देख पा रहा था। तभी अचानक कुछ हवा में उड़ता हुआ मेरे सामने आकर गिरा। वो एक पाइन कोन था। मैं हैरान हो गया। फिर एक और पाइन कोन आया और ठीक मेरे पास गिरा। कोई मुझे पाइन कोन फेंक कर मारने की कोशिश कर रहा था। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं जंगल की तरफ देखकर चिल्लाया, तुम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हो और मेरे पास हथियार है। अभी के अभी यहां से चले जाओ। तभी एक बड़ी सी लकड़ी मेरी तरफ फेंकी गई।
मैंने वो लकड़ी उठाई और वापस पेड़ों की तरफ फेंक दी और चिल्लाकर कहा कि अगर वो वहां से नहीं गए तो मैं शेरिफ को कॉल कर दूंगा। उसके बाद एक पत्थर मेरी तरफ आया। अब बस बहुत हुआ। मैंने अपनी राइफल की सेफ्टी हटाई और हवा में गोली चला दी। हर तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। बस मेरे कानों में गोली की आवाज गूंज रही थी। मैंने जानबूझकर एक और गोली चैम्बर में डाली ताकि उसकी आवाज सुनकर उन्हें डर लगे, और फिर से चिल्लाया, मैं इस बार हवा में गोली नहीं चलाऊंगा, अभी के अभी यहां से चले जाओ। फिर से पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक बहुत टेंशन वाला माहौल था, और तभी अचानक पेड़ों की तरफ से पत्थरों, लकड़ियों, पाइन कोन और न जाने किस किस चीज की बारिश शुरू हो गई। कुछ पत्थर मुझे जोर से लगे और रॉस को भी एक पत्थर लगने से चिल्ला उठा। मैं अभी भी नहीं देख पा रहा था कि ये सब फेंक कौन रहा था। मैंने इस बार हवा में नहीं बल्कि सीधा उन झाड़ियों की तरफ गोली चलाई जहां से वो चीजें आ रही थी, और फिर वो डरावनी गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज सुनते ही मैं घबरा गया। मैं फौरन वापस कैबिन की तरफ दौड़ा। कोई या कुछ मेरी बगल की झाड़ियों में मेरे साथ साथ दौड़ रहा था और अब भी मेरे ऊपर चीजें फेंक रहा था। रॉस को अब और सहन नहीं कर पाया। वो गुर्राते हुए झाड़ियों में कूद गया और फिर एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसे सुनकर मैं सन्न रह गया। वो बहुत ही भयानक और तेज चीख थी। रॉस को अब भौंकते और गुर्राते हुए किसी चीज से भिड़ चुका था। मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, अपनी राइफल में एक और गोली डालने लगा, लेकिन तभी एक और पत्थर आया और सीधे मेरे सर पर लगा। इस बार मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सर से खून बहने लगा। मैं किसी तरह खुद को खींचते हुए कैबिन तक ले गया और अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। कुछ मिनटों बाद रॉस को भी लौट आया। वो कीचड़, खून और पत्तियों से सना हुआ था। मैंने अपना फोन चेक किया और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कोई नेटवर्क नहीं था। मैंने अपनी राइफल पूरी भर दी और सोचा कि टाउन जाकर शेरिफ को बुलाऊं, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, नहीं, मैं उनसे क्यों डरूं? मेरे पास तो हथियार है। उन्हें मुझसे डरना चाहिए, ना कि मुझे उनसे। रॉस्को ने जो लड़ाई लड़ी थी उसे देखकर साफ था कि वो किसी इंसान से भिड़ा था। मैंने उसके घाव साफ किए, उन पर एंटीबायोटिक लगाया, फिर अपने घाव देखे। मेरे माथे पर एक बहुत बड़ी सूजन और एक छोटा सा कट था। मैंने उसे भी साफ करके उस पर बैंडेड लगा लिया। अब मैं एक तरह से सीज मोड में था। अगर वो लोग लौटे तो मैं तैयार था। मैंने जनरेटर चालू किया ताकि लाइट्स ऑन रहें और खाना बनाते हुए बार बार खिड़कियों से बाहर झांकता रहा। कई बार मोशन सेंसर लाइट्स ऑन हुई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आखिरकार मुझे लगा कि वो जो कोई भी था अब वापस नहीं आएगा। मैंने जनरेटर बंद किया और बिस्तर पर चला गया। रिवॉल्वर तकिए के नीचे रखी और राइफल दीवार से टिका दी। अगली सुबह मैं फिर से राइफल और रॉस्को के साथ बाहर निकला। मुझे उन लोगों की मौजूदगी के निशान देखने थे। जंगल एकदम चुप था। रॉस्को फिर से डरपोक सा लग रहा था और अब मैं भी पूरी तरह से डर चुका था। मैंने फैसला किया कि वापस चलता हूं और पूरा दिन कैबिन के अंदर ही रहूंगा। बाहर नजर रखने के दौरान कोई खास हलचल नहीं दिखी, लेकिन वो अजीब सी शांति पूरे जंगल पर छाई रही। ऐसा लगा जैसे जंगल कुछ छिपा रहा हो। पूरा दिन किताब पढ़ते हुए और खिड़कियों से बाहर झांकते हुए बीता। जैसे ही शाम हुई, मैंने जनरेटर में तेल भरा और अंधेरा होने से पहले उसे चालू कर दिया। फिर किचन में जाकर खाना बनाना शुरू किया। आज भी मोशन लाइट्स बार बार ऑन हो रही थी, लेकिन बाहर कोई दिख नहीं रहा था। रॉस्को फिर से परेशान था, रो रहा था, जमीन पर बैठे बैठे कांप रहा था। रिवॉल्वर अब भी मेरी कमर पर थी और राइफल लिविंग रूम में कुर्सी के पास रखी थी। मैंने एक बार फ्रंट विंडो चेक की और फिर वापस किचन में गया, और ठीक उसी वक्त कोई चीज किचन की खिड़की से मुझे देख रही थी। मुझे उसका चेहरा तो नहीं दिखा, बस उसकी दो चमकती आंखें दिखी। एक परछाई सी दिखी जो खिड़की से अंदर झांक रही थी।
मैं चिल्लाया और फौरन रिवॉल्वर निकालकर खिड़की की ओर तान दिया। उसी पल वो चीज गायब हो गई। मैं भागकर खिड़की तक गया। मैंने देखा मोशन लाइट्स चालू हो गई थी और फिर मैंने एक बड़ी सी परछाई को जंगल की ओर जाते देखा। वो खिड़की जमीन से काफी ऊपर है और अगर मुझे बाहर से उसमें झांकना हो तो मुझे किसी चीज पर चढ़ना पड़ेगा। मैं खुद 6 फुट लंबा हूं और उस खिड़की से अंदर झांक पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई बड़ा भालू था। मैंने रिवॉल्वर वापस हॉल्स्टर में डाली, खाने को हल्का सा हिलाया और आंच धीमी कर दी ताकि खाना जल ना जाए। फिर मैंने राइफल उठाई और किचन के पिछले दरवाजे से बाहर कदम रखा ताकि मैं कुछ सुन या देख सकूं। तभी जनरेटर की लाइट्स टिमटिमाई, फिर वो घरघराया और एकदम से बंद हो गया। अब मैं बिल्कुल अंधेरे में था। मैं वापस अंदर गया। मेरे पैर टेबल से टकरा गए। मैंने राइफल कुर्सी पर रख दी। रॉस को धीरे धीरे करहा रहा था। मैंने दरवाजे के पास रखी टॉर्च उठाई और सामने के पोर्च पर आ गया। जनरेटर दरवाजे की बाईं ओर एक एनक्लोजर में था। मैंने उसका ढक्कन खोला, फ्यूल टैंक देखा। मुझे उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी। मैंने उसे फिर से स्टार्ट किया और लाइट्स वापस जल उठी। तभी रसोई से कांच टूटने की आवाज आई। मैं भागता हुआ वहां पहुंचा और मैंने देखा कि एक लंबे बालों से भरे हाथ ने टूटी हुई खिड़की से अंदर आकर चूल्हे पर रखा हुआ भगोना उठा रखा था। मैंने झट से अपनी रिवॉल्वर निकाली और खिड़की पर गोलियां दाग दी। एक जोरदार चीख सुनाई दी और वो भगोना नीचे गिर गया। सारा खाना चूल्हे और फर्श पर फैल गया। मैं भागकर खिड़की पर पहुंचा और एक विशालकाय साया पेड़ों में गायब होता दिखा। मैं कुर्सी से राइफल उठाकर ऊपर बेडरूम में भागा। रिवॉल्वर की सारी गोलियां खाली हो चुकी थीं, तो नाइट स्टैंड से नई गोलियां डालकर उसे फिर से लोड किया। बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा। मोशन लाइट्स चालू थी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं फिर से नीचे गया और किचन का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रॉस को कांप रहा था और मेरे साथ आने को तैयार नहीं था। मैं मोशन लाइट्स की आखिरी रेंज तक गया, टॉर्च को जंगल की तरफ घुमाया और जोर से चिल्लाकर धमकी देने लगा। तभी मुझे झाड़ियों में कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ। टॉर्च की बीम में मुझे कुछ हलचल सी दिखी। मैंने राइफल को कंधे पर टिकाया, ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी लाइट्स बंद हो गई। नहीं, लाइट्स बंद नहीं हुई थी। मैं अभी भी अगल बगल का कुछ हिस्सा देख पा रहा था और तभी मुझे एहसास हुआ रोशनी और मेरे बीच में कुछ था, एक विशालकाय आकृति जिसकी वजह से वो अंधेरा लग रहा था। मैंने किसी तरह खुद पर कंट्रोल किया और उस साए पर गोली चला दी। मुझे एक चीख सुनाई दी और एक बहुत बड़े आदमी जैसी आकृति जंगल की ओर भाग गई। मैंने एक और राउंड चैम्बर किया और फिर फायर किया। तभी जंगल से एक पत्थर मेरी तरफ फेंका गया। इसका मतलब वहां पर 2 प्राणी थे। मैंने तीसरी गोली उसी दिशा में चलाई, फिर रिवॉल्वर निकाली और पूरे राउंड्स फायर कर दिए। एक और जोरदार दहाड़ सुनाई दी, जैसे कुछ भारी भरकम चीज जंगल में घुस गई हो, और फिर एक और पत्थर मेरी तरफ आया। दूसरी ओर से भी कुछ टकराने की आवाज आई, उसी दिशा से जहां से वो पहला साया गया था। मुझे चारों ओर से घेरा जा रहा था। मैं तेजी से भागकर अंदर गया, सारे दरवाजे और खिड़कियां डबल चेक करके लॉक की, दोनों हथियारों को फिर से लोड किया और टूटी हुई किचन की खिड़की को प्लाईवुड से ढक दिया और दीवार में कील ठोक दी। अब कैबिन की दीवारों से लगातार ठक ठक की आवाजें आने लगी। वो चीजें जो भी थीं, वो लकड़ियों और पत्थरों से हमला कर रही थीं। मैं रॉस्को के साथ ऊपर चला गया, बेडरूम की खिड़की खोली और कई गोलियां जंगल की ओर दाग दी। तब जाकर वो पत्थर और लकड़ियां गिरनी बंद हुई। थोड़ी देर बाद मोशन लाइट्स भी बंद हो गईं। तभी जंगल में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई जानवर करहा रहा हो। मैंने एक और गोली चलाई और वो आवाज भी बंद हो गई। मैं पूरी रात नहीं सोया। डर इतना था कि आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। करीब 3 बजे जनरेटर का फ्यूल खत्म हो गया और सिस्टम बैटरी मोड पर चला गया, लेकिन बैटरीज भी चार्ज नहीं हो रही थी, इसलिए 1 घंटे के अंदर अंधेरा हो गया।
आखिरकार सुबह हो गई। मैं रॉस्को के साथ कार में बैठा और सीधे शहर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही शहर के बाहर पेट्रोल पंप पर पहुंचा, मैंने फोन निकाला और अपने डैड को कॉल किया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। उन्हें वहां तक आने में 5 घंटे लगे। मैं इतने कार में बैठा रहा। रॉस्को भी मेरे पास था। मेरी आंखें झपकी तो जरूर, पर नींद नहीं आई। डैड पहुंचे और मैंने पूरा किस्सा उन्हें फिर से बताया। फिर हमने शेरिफ को कॉल किया। एक ऑफिसर आया और मैंने उसे भी पूरी कहानी बताई। शुरुआत में वो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो हमारे साथ कैबिन तक आया तो वहां चारों तरफ बिखरे पत्थर, लकड़ियां, दीवार पर खरोंच के निशान, टूटी खिड़की, फर्श पर बिखरा खाना और फायरिंग के सारे खाली खोल देखकर उसे यकीन हो गया कि वहां कुछ ना कुछ तो हुआ था। हम तीनों ने इलाके में खोजबीन की। कुछ निशान भी मिले, लेकिन वो उतने साफ नहीं थे। ऑफिसर ने सब कुछ अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखा और बताया कि पिछले महीने 3 और लोगों ने ऐसे ही मामले रिपोर्ट किए हैं, और इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर डैड और मैंने मिलकर किचन की सफाई की, जनरेटर में फ्यूल डाला, इन्वर्टर को भी ठीक किया ताकि सोलर पैनल से बैटरियां चार्ज हो सकें। मैंने अपना सारा सामान कार में फेंका और सोचा, भाड़ में गया ये समर ट्रिप। फिर मैं उस कैबिन में हंटिंग सीजन में आया, और उस बार मैं अकेला नहीं था। डैड और अंकल दोनों मेरे साथ थे। लेकिन उसके बाद मैंने फिर कभी कुछ अजीब नहीं देखा और ना ही कुछ अजीब सुना। मैं नहीं जानता कि वो क्या थे, लेकिन जितना मैं समझ पाया वो शायद बिगफुट थे। पता नहीं अभी वो वहीं हैं या कहीं और चले गए हैं। मेरी फैमिली में पहले कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब वो बिगफुट वहां पहले से नहीं रहते थे। शायद वो वहां भी कहीं और से आए थे, और शायद अब भी वो कहीं और चले गए हैं। एक बार हमारी फैमिली छुट्टियां मनाने जंगल में गई थी। हम लोग अपनी रोजमर्रा की टेंशन से दूर होकर बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे। जब हम जंगल में उस कैबिन पर पहुंचे तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें चाहिए था। वो कैबिन जंगल के बीचों बीच था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे। देखने में वो किसी पुरानी कहानी की किताब से निकला हुआ लगता था। उसमें लकड़ी का बरामदा था और एक पत्थर की चिमनी थी। हवा में चीड़ के पत्तों और गीली मिट्टी की खुशबू थी। कहीं दूर से जंगल के अंदर से पानी की धीमी धीमी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई छोटा सा झरना बह रहा हो। मेरे डैड कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे थे। उन्होंने अपने हाथ ऊपर की तरफ फैलाए और मुस्कुरा कर कहा, देखा सबने, ये जगह कितनी बढ़िया है ना। ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, न शहर का शोर है, बस हम हैं और ये खूबसूरत कुदरत है। मॉम भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी पेड़ों के बीच कुछ ढूंढ रही थी, जैसे उस शांति की आदत डालने की कोशिश कर रही हूं। मेरा भाई जैक गाड़ी से अपना बैग निकाल रहा था और मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। मेरा बस कैबिन के अंदर जाकर आराम से बैठने का मन था। अंदर से कैबिन और भी ज्यादा आरामदायक था, लेकिन जैसे ही हम उस पर चलते उसका फर्श चरमराता था और उसका फायरप्लेस ऐसा लग रहा था जैसे उसे 1000 बार जलाया जा चुका हो। हमने अपना सामान रखा और जब तक सूरज ढलने लगा हम सब आग के पास बैठे हुए थे। हम लोग मार्शमैलो भूनते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। थोड़ी देर बाद हम लोग सोने चले गए। उसी रात मैं एक आवाज से जाग गई। वो आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन बहुत अजीब थी। वो एक गहरी धीमी आवाज थी, जैसे कोई गुर्राहट हो। मैं उठकर बैठ गई, सांसें रोके हुए बस सुनने की कोशिश करने लगी। कैबिन के अंदर अंधेरा था और सिर्फ चांद की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। मैंने जैक की तरफ देखा। वो अभी भी सामने वाले बिस्तर पर सो रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उस आवाज में कुछ तो था जिससे मेरी रूह कांप गई थी।
अगली सुबह मुझे पता लगा मैं अकेली नहीं थी जिसने वो आवाज सुनी थी। मॉम किचन में थी, खिड़की के बाहर देख रही थी। उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा, कल रात तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या? डैड ने बात को घुमाने की कोशिश की। अरे हवा होगी या कोई जानवर होगा, शायद हमारे कैबिन के आसपास भटक गया होगा। वो हमेशा माहौल को शांत रखने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं देख सकती थी कि मॉम अभी भी उस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। ब्रेकफास्ट के बाद हमने सोचा थोड़ा आसपास घूम लेते हैं। हम लोग एक पतली सी पगडंडी पर चलने लगे जो कैबिन से दूर जंगल में जाती थी। और फिर जैक को एक झरने के पास मछली पकड़ने की एक बढ़िया जगह मिल गई। कुछ देर के लिए सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा, लेकिन जब हम वापस लौटने लगे तो मुझे बार बार लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि कुछ दिखेगा, लेकिन हर बार वहां कुछ नहीं होता था। सिर्फ पेड़ और हवा में सरसराते पत्तों की आवाज सुनाई देती थी। और फिर जब हम वापस अपने कैबिन पर पहुंचे तभी हमने कुछ देखा। हमें कुछ पैरों के निशान दिखे जो साइज में बहुत बड़े थे। वो पैरों के निशान पूरे कैबिन के चारों तरफ फैले हुए थे। वो मिट्टी में गहरे धंसे हुए थे और हर एक निशान मेरे डैड के बूट से करीब 2 गुना बड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। डैड का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। शायद कोई हमारे साथ शरारत कर रहा है, ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन उनकी आवाज में वो यकीन नहीं था। मॉम चुप रही, बस उन निशानों को देखती रही। उनका चेहरा और भी ज्यादा फीका पड़ गया था। जैक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों भी काफी घबराए हुए थे। मैं डैड की बात पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन वो निशान कोई मजाक या शरारत नहीं लग रहे थे। वो बिल्कुल असली लग रहे थे। और वो निशान जिसके भी थे वो बहुत बड़ा था। हमने उस दिन को नॉर्मल तरीके से बिताने की कोशिश की, लेकिन वो बेचैनी का एहसास कहीं नहीं गया। यहां तक कि जब हम कैबिन के अंदर थे मुझे लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। जंगल में कोई छिपकर हम पर नजर रख रहा है। हर छोटी छोटी आवाज पर मैं चौंकने लगती थी। फर्श की चरमराहट, बाहर टहनियों की सरसराहट। एक बार तो मुझे लगा कि मैंने पेड़ों के बीच कुछ हिलते हुए देखा था। वो शायद एक साया था जो एक झटके में ओझल हो गया था। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी ही देर में रात होने लगी। सूरज पूरी तरह से गायब हो गया और जंगल घुप अंधेरे में डूब गया। मुझे अंदर ही अंदर ये महसूस होने लगा कि जो भी कोई बाहर वहां जंगल में है वो हमारे और पास आ चुका है, और शायद हम उस कैबिन के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। देर रात हमें कुछ भारी कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे जमीन थरथरा उठी हो। मैं बिस्तर पर लेटी थी, छत की तरफ देख रही थी। मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि उस आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया था। और तभी फिर से वही आवाज आई। मैं वहीं जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ हमारे कैबिन के बिल्कुल बाहर चल रहा हो। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ आवाज ही नहीं, जमीन में कंपन भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर जो कोई भी है वो बहुत भारी है। मैंने जैक की तरफ देखा। वो भी उठ चुका था। उसकी आंखें अंधेरे में फैली हुई थीं। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तुमने कुछ सुना? मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कदमों की आवाज और तेज होने लगी और अब वो कैबिन के और करीब आ रही थी। फिर मैंने फर्श की चरमराहट सुनी। शायद मॉम और डैड भी उठ चुके थे। दूसरे कमरे से उनकी धीमी आवाज आ रही थी। मैं चुपचाप बिस्तर से उतरी और खिड़की के पास गई। पर्दे को थोड़ा सा हटाकर देखा और जो मैंने देखा, मेरी सांस अटक गई। वहां एक बहुत बड़ी काली आकृति थी, पेड़ों की लाइन के ठीक पास।
उसकी आंखें चांद की हल्की सी रोशनी में मंद मंद चमक रही थी। मैंने झट से पर्दा वापस गिरा दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, जैक, बाहर कुछ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरी तरफ देखता रहा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने सामने की दीवार पर जोर से वार किया हो। मॉम चीख पड़ी। मेरे डैड भी चिल्लाए, सब लोग शांत रहो। लेकिन उस वक्त शांत कैसे रहा जा सकता था जब कोई ऐसी चीज बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रही हो। डैड ने चिल्लाकर कहा, सब लोग पीछे वाले कमरे में जाओ अभी। मैंने जैक का हाथ पकड़ा और पीछे वाले कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। मॉम और डैड भी हमारे पीछे पीछे आ गए। हमने दरवाजा बंद किया और उसके सामने एक भारी ड्रेसर खिसका कर लगा दिया। कमरे में सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर से अब भी वो अजीब जानवर जैसी गुर्राहटें आ रही थी। और फिर लकड़ी के टूटने की आवाज आई, जैसे कोई कैबिन के फ्रंट डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जैक ने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है जो दरवाजे को तोड़ रहा है? हम में से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हमें सिर्फ एक बात पता थी, हमें किसी भी तरह वहां से निकलना होगा और जल्दी निकलना होगा। डैड की आंखें फैली हुई थीं और मैं देख सकती थी कि वो कुछ सोच रहे थे, कोई प्लान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी डैड ने कहा, बेसमेंट, हमें नीचे बेसमेंट में जाना होगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। उन्होंने मॉम की तरफ देखा और उन्होंने भी धीरे से सर हिलाया। हालांकि उनका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। हम जितना हो सका उतनी धीरे धीरे चले। पीछे के कमरे से निकलकर किचन में आए। सामने का दरवाजा बस किसी तरह टिका हुआ था। हर बार जब वो चीज उस पर वार करती, लकड़ी थोड़ी सी और टूट जाती। डैड ने धीरे से बेसमेंट का दरवाजा खोला और हमें इशारा किया कि एक एक करके नीचे उतरे। हम अंधेरे में उतरने लगे। चारों ओर ठंडी और सीली हवा थी। बेसमेंट के अंदर खूब अंधेरा था। मैं पास खड़े जैक की तेज सांसें साफ साफ सुन सकती थी। डैड ने ऊपर का दरवाजा बंद कर दिया और हम सब वहीं एक दूसरे से सटकर बैठ गए। हम लोग ऊपर की आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहे थे और फिर तभी ऊपर के दरवाजे के टूटने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे दिल सीने से बाहर कूद जाएगा। वो चीज अब कैबिन के अंदर आ चुकी थी। डैड को बेसमेंट में एक छोटा सा विंडो दिखा। वो बस इतना बड़ा था कि हम उसमें से रेंग कर निकल सकते थे। उन्होंने उस खिड़की को तोड़ा और उसकी आवाज से मैं डर के मारे सिहर उठी। फिर उन्होंने फुसफुसा कर कहा, चलो धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकलो। और हम लोग उस टूटी खिड़की से निकलने लगे। मैं सबसे पहले खिड़की से रेंगती हुई बाहर निकली और ठंडी रात की हवा ने मेरे चेहरे को चीर दिया। मेरे पीछे फिर जैक आया, फिर मॉम आई और फिर डैड आए। हम लोग अब बाहर थे, लेकिन सुरक्षित नहीं थे। हम लोग कैबिन से दूर दौड़ने लगे। हमारे पैर जमीन में धंसते जा रहे थे और जंगल हमारे चारों तरफ धुंधला सा लग रहा था। तभी हमारे पीछे से उस जानवर की डरावनी दहाड़ सुनाई दी, इतनी जोरदार कि आसपास के पेड़ भी हिलने लगे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ती रही। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पैरों में जलन हो रही थी और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, किसी तरह वहां से जिंदा निकल जाए। ठंडी हवा मेरी सांसों में चुभ रही थी। टहनियां चेहरे से टकरा रही थी। मैं ठीक से देख भी नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूं। लेकिन एक बात पक्की थी, मैं रुक नहीं सकती थी। हम में से कोई नहीं रुक सकता था। उस जानवर की दहाड़ अब भी गूंज रही थी, इतनी तेज जैसे पूरा जंगल हिल रहा हो। दिल की धड़कनें अब कानों में गूंजने लगी थी। भारी कदमों की आवाज हमारे पीछे आती जा रही थी, हमारे पास आती जा रही थी। जैक मेरे आगे आगे भाग रहा था और अचानक गिर गया। उसका पैर किसी जड़ में फंस गया था और वो औंधे मुंह गिर पड़ा। मैं झट से नीचे झुकी, उसका हाथ पकड़कर खींचा। जैक, जल्दी उठो। जैक उठा और हम दोनों फिर से दौड़ने लगे। मैंने देखा
डैड सबसे आगे थे। उनके हाथ में टॉर्च थी जिसकी रोशनी इधर उधर उछल रही थी। मॉम उनके पीछे पीछे थी। उनकी सांसें फूल रही थी। मैं उन्हें आवाज देना चाहती थी, कहना चाहती थी कि हमें कहीं छुपना चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। वो चीज हमारे बहुत पास आ चुकी थी। मैं उसकी गुर्राहट महसूस कर सकती थी। और फिर हम पेड़ों की सीमा पार कर गए और एक कच्चे रास्ते पर जा पहुंचे। वहीं पर हमारी कार खड़ी थी। कार को देखकर मेरा दिल जैसे गले में अटक गया। हमें बस कैसे भी वहां तक पहुंचना था। डैड चिल्ला रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि जल्दी भागो। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, बस एक बार, और वो मेरे लिए काफी था। मैंने देखा एक विशाल काली आकृति पेड़ों के अंधेरे से बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, दांत नुकीले और खुले हुए थे। डैड कार के पास पहुंचे। उन्होंने चाबियां निकाली, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे, इतने ज्यादा कि एक पल के लिए लगा कि वो दरवाजा खोल ही नहीं पाएंगे। मॉम पहले ही दरवाजा खींचने की कोशिश कर रही थी और फिर क्लिक की आवाज आई। कार के लॉक खुल गए। हम सब जल्दी से अंदर घुस गए। दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। उसी पल वो जानवर सड़क के किनारे पहुंच गया। उसने फिर से दहाड़ मारी, इतनी जोर से कि हमारी कार तक हिल गई। फिर उसने अपना हाथ हवा में लहराया और वो हाथ कार के पिछले हिस्से को हल्का सा छू गया। हमारी कार पलटते पलटते बची। डैड ने कार स्टार्ट की और हम लोग वहां से तेजी से निकल गए। मैंने पीछे की खिड़की से देखा, वो जानवर सड़क के किनारे खड़ा था। अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वो हमें जाते हुए देख रहा था। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पूरा बदन कांप रहा था। हम जैसे तैसे बच गए थे। हम जिंदा थे। कोई कुछ नहीं बोला। सब लोग चुपचाप बैठे रहे। हेडलाइट्स की रोशनी में जंगल की दीवारें पीछे छूटती जा रही थी। हम तब तक नहीं रुके जब तक एक छोटा सा शहर नहीं आ गया। वहां एक पुराना सा होटल था जो उस कैबिन जितना पुराना लग रहा था। डैड ने कार पार्क की और हम सब कुछ सेकंड्स वहीं बैठे रहे। इंजन की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन मेरे कानों में अब भी उस जानवर की दहाड़ गूंज रही थी। उसकी चमकती आंखें अब भी मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मुझे पता था मैं ये सब कभी नहीं भूल पाऊंगी, कोई भी नहीं भूल पाएगा। हमने होटल में चेक इन किया। फ्रंट डेस्क पर बैठी औरत हमें बहुत हैरानी से देख रही थी। हम सब मिट्टी से लथपथ थे और कांपते हुए अंदर घुसे थे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे बस इस बात की तसल्ली थी कि हम सब सुरक्षित थे। उस रात मैं होटल के बिस्तर पर लेटी रही, छत को देखती रही, लेकिन अब भी महसूस कर सकती थी कि जंगल मेरे आसपास है। वो अंधेरा, वो डर कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे अब भी वही सब महसूस हो रहा था। मैं जानती थी कि जो कुछ वहां बाहर था वो अब भी वहीं है। वो अब भी उन पेड़ों के बीच छुपा हुआ है। वो किस्सा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, जिससे मैं शायद कभी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले ट्यूसडे ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के साथ। नमस्कार।